गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं हाजिर हूँ आपके लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। बेसिकली ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी पढ़ा, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी देखा, प्रोटॉन का डिस्कवरी देखा और आज आज हम देखेंगे प्लम पुडिंग मॉडल। ये जो प्लम पुडिंग मॉडल है, जिसको वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है, ये जोसेफ जॉन थॉमसन के द्वारा दिया गया था। समझे? 1898 में 1898 में ये दिया गया था। क्या है, चलिए देखते हैं। तो प्लम पुडिंग मॉडल, तो फर्स्ट टाइम जोसेफ जॉन थॉमसन ने सोचा, थिंक अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एटम। एक बात और, ये जब ये मॉडल दिया गया था जोसेफ जॉन थॉमसन के द्वारा, उस समय दो बात मालूम थी जोसेफ जॉन को। पहला कि एटम का एक ही फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हुआ है, वो था इलेक्ट्रॉन। और दूसरा कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब कि जितना भी नेगेटिव चार्ज उस एटम के अंदर होगा, उतना अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज भी होगा, इसीलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ये बात मालूम थी। तो इन्होंने एक मॉडल दिया। क्या बोला, देखिए, ही से एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज एम्बेड इन स्फीयर। मतलब कि एक जो ये जो एटम है ना, ये टोटली पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन है जिसके पास कि नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये ऐसा कुछ, देखिए, ये पूरा एक थी है, स्फीयर है एटम का। तो इसमें ये व्हाइट सरफेस जितना दिख रहा है सारा पॉजिटिव चार्ज है। ये जो दिख रहा है आपको ब्राउन सरफेस, ये आपको इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा कुछ मॉडल इसका कहना था। बेसिकली इसको प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं, तो वो बताते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल एक केक की तरह होता है, लाइक उसमें पुडिंग जो होता है, वो जो क्रीम व्रीम होता है, वो आपको पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। और प्लम यानी कि उसमें जो प्लम पुडिंग मॉडल में, उसमें आपको काजू, किशमिश, बादाम, ये सब चीज़ जो रहेगा ना, वो सब आपको इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे ये वाला मॉडल, ये जो था प्लम पुडिंग, नाम को बस नाम अच्छा लग रहा था इसलिए टाइटल में लिख लिए, बट हमको समझ में अच्छा आता है वाटरमेलन मॉडल से। कसम से भाई, गजब है वो। चलिए देखते हैं वाटरमेलन मॉडल क्या है। तो ये रहा। हाँ, मालूम है कि उसके अंदर जो वो एरिया होती है, ये एरिया जिसमें रेड कलर होता है, बट मेरे पास नहीं था, ऑरेंज ही कर दिए। चलिए देखते हैं। ये ग्रीन वाला सरफेस क्या है पता है आपको? इसको क्या बोलते हैं वाटरमेलन को प्यार से? तरबूज। हाँ, शायद तरबूज बोलते हैं। तो ये जो तरबूज था, इसका ये ग्रीन वाला पार्ट, इसका ये कवर होता है जो ग्रीन कलर का था, वो था। और ऐसा ऐसा ये देख रहे हैं व्हाइट सरफेस जो छोड़े हैं, ये जान के छोड़े हैं, क्योंकि आपको इतना दूर रेड रहता है और यहाँ से यहाँ तक का बीच में व्हाइट व्हाइट रहता है, जिसको हम लोग नहीं खाते, इसको हम फेंक देते हैं। तो ये जो व्हाइट है, ये रिप्रेजेंट करता है नोडल प्लेन को। क्या चीज़ को? नोडल प्लेन। नोडल प्लेन यानी कि ऐसा जगह या ऐसा प्लेन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नहीं होने का श्योरिटी हो, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पाए जाने की जो संभावना है वो जीरो हो, उसको नोडल प्लेन बोलते हैं। ओके। और ये जो क्रीम, ये जो ऑरेंज कलर है, वैसे वो रेड होता है। अगर वाटरमेलन मॉडल का बात करें, तो ये जो रेड वाला एरिया होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा पूरा पूरी जहाँ तक है। और ये ब्लैक ब्लैक जो सीड्स होंगे वाटरमेलन के, वो आपको इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसा कुछ मॉडल था जिसको जोसेफ जॉन थॉमसन ने दिया था 1898 में। ओके। तो यही मॉडल है एटम का। अब जो है ना, अब हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पहले तो रदरफोर्ड इसका ये मॉडल को डिस्प्रूव करेगा, फिर जाकर वो अपना कुछ नया मॉडल देगा। एक बात और बता दें, तो ये जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होगा, उसमें रदरफोर्ड न्यूक्लियस का भी खोज करेगा, इसका जो मॉडल है उसको डिस्प्रूव भी करेगा, और अपना नया एक मॉडल भी देगा। लेकिन वो ये जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करने वाला है, मतलब सॉरी जो हम दिखाएंगे अभी, तो वो जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होगा वो न्यूक्लियस का खोज करने का पर्पज से नहीं किया था, और ना ही ये जोसेफ जॉन थॉमसन का मॉडल को डिस्प्रूव करने के लिए किया था। वो बस अपना कुछ दूसरा प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे, और एक्सीडेंटली उससे न्यूक्लियस का खोज हो गया, और उन्होंने देखा कि अरे भाई, ये तो इसका उल्टा है, तो इसका मॉडल को भी डिस्प्रूव कर दिया।
तो चलिए देखते हैं एक्चुअली में उसका जो मॉडल था वो है क्या, एक्चुअली वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया कैसे, चलिए वो देखते हैं। तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो ये जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड किया वो 1911 में किया, 1911 में किया। चलिए देखते हैं वही फॉर्मेट, पहले एक्सपेरिमेंट देखेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर कंक्लूजन। तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सबसे पहले ये जो देख रहे हैं सही सी टाइप का जो लिखा हुआ है, ये सी एक सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, फ्लोरोसेंट समझ रहे हैं ना, फ्लोरोसेंट वही जिस पे थोड़ा बहुत एनर्जी भी पड़े तो वो चमक जाए, तो वही फ्लोरोसेंट है, उसी का स्क्रीन बनाया हुआ है चारों साइड से अराउंड, ये सर्कुलर फॉर्म में। और ये जो दिख रहा है आपको पेपर टाइप का, ये कुछ और नहीं गोल्ड फॉयल है। और ये जो दिख रहा है ना ये डब्बा, ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, जिससे कि अल्फा पार्टिकल्स निकलेगा, जिससे क्या निकलेगा, अल्फा पार्टिकल्स। वैसे आपको बता दे कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये 2 प्रोटॉन चार्ज है, इसका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, 2 प्रोटॉन चार्ज होगा। इसको प्यार से हीलियम, इसको प्यार से न्यूक्लियस ऑफ हीलियम भी बोला जाता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम भी बोला जाता है। और इसका जो चार्ज होता है वो 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। ओके, तो एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या वो देख लेते हैं। इन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लगाया जिससे कि ये अल्फा पार्टिकल निकलने वाला था। यहाँ पे एक स्क्रीन लगाया जिससे कि, चूंकि आपको पता है ना ये इधर उधर जाता, लेकिन इसको एक बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल क्रिएट करना था, तो यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दिया लीड का, और उससे बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल निकला और वो सीधा स्ट्राइक किया गोल्ड फॉयल पे, ये गोल्ड फॉयल है। तो ये गोल्ड फॉयल है। अब एक क्वेश्चन यहाँ एराइज होता है, एक निकल के आता है कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल ही क्यों लिया, इसलिए तो नहीं लिया क्योंकि वो अमीर थे या कुछ और रीजन है। तो इसका जो मेन रीजन है ना वो है कि गोल्ड सबसे मेलेबल मेटल है कंपेयर टू अदर मेटल्स, इसीलिए गोल्ड को लिया गया। ओके, लेने के लिए ये सिल्वर भी ले सकता था, क्या बोलता है अल्मुनियम भी, कॉपर भी, कुछ ले सकता था, बट गोल्ड को इसीलिए लिया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल है। जितना पतला पेपर होगा उतना क्या कहता है एटम का जो लेयर होगा वो कम होगा, जितना एटम का लेयर कम होगा उतना इजीली स्टडी कर पाएगा, इसीलिए गोल्ड का फॉइल लिया गया। ओके, तो क्या हुआ, बीम ऑफ लाइट इस गोल्ड फॉइल पे पड़ा तो कुछ पार्टिकल्स जो है ना वो आर पार हो गए बिना किसी का तकलीफ, पीड़ा, कष्ट के आर पार हो गया, मतलब इसको चीरता हुआ बाहर निकल गया। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे मतलब डिफ्लेक्ट कर गए, डेविएट कर गए, आर पार नहीं हुआ। तो ये पूरा पूरी एक्सपेरिमेंट में हुआ, क्या हुआ बता दिया आपको, बीम ऑफ लाइट से इसमें अल्फा पार्टिकल की तरफ मारा गया, बम्बार्डमेंट किया गया अल्फा पार्टिकल का, और जिसमें देखा कि 99% अल्फा पार्टिकल स्मूथली पास हो रहा था गोल्ड फॉइल के थ्रू, लेकिन कुछ पार्टिकल्स जो है वो डेविएट कर रहा था कुछ स्मॉल और लार्ज एंगल के साथ। तो यही था एक्सपेरिमेंट में। तो देखिए ऑब्जर्वेशन में वही बात था कि 99.9% अल्फा पार्टिकल जो है वो पास कर जाता है स्मूथली थ्रू दी गोल्ड फॉइल के थ्रू स्मूथली पास कर रहा था 99.9% अल्फा पार्टिकल। वही 0.1% अल्फा पार्टिकल जो था ना वो डेविएट कर रहा था कुछ एंगल के साथ, कुछ लार्ज एंगल के साथ, कुछ स्मॉल एंगल के साथ। तो वही तीसरा बात में वही है कि ये जो सम पार्टिकल्स थे जो कि डेविएट कर रहे थे एंगल के साथ, तो वो एंगल कभी कभी छोटा होता था, कभी कभी बड़ा होता था। सम अल्फा पार्टिकल्स डेविएट विद स्मॉल एंगल एंड सम अल्फा पार्टिकल्स डेविएट विद लार्ज एंगल। कुछ पार्टिकल्स बड़का एंगल के साथ, कुछ छोटा एंगल के साथ डेविएट करता था। जैसे देख लीजिए यहाँ पर ये वाला एंगल बड़ा एंगल है, ये वाला एंगल छोटा एंगल है, तो लार्ज एंगल और स्मॉल एंगल के साथ डेविएट करता था। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया। अब उसका कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं, क्या था कंक्लूजन। सो कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो ये जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उसका कंक्लूजन क्या देख लेते हैं। पहला कंक्लूजन है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज होलो। ये जो गोल्ड फॉइल से 99% अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी तकलीफ के स्मूथली जो गोल्ड फॉइल को आर पार कर रहा था अल्फा पार्टिकल्स, वो इसलिए कर पा रहा था क्योंकि एटम के अंदर ना मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी होता है, होलो होता है, मतलब मानो ना ज़्यादा पार्ट जो होता है एटम का वो खाली होता है, एटम पूरा पूरी खाली होता है। वही बोलना चाह रहा था कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज होलो एम्प्टी, इसीलिए 99% ऑफ पार्टिकल स्मूथली पास हो रहा था गोल्ड फॉइल से, पहला कंक्लूजन। दूसरा
वो जो 0.1% अल्फा पार्टिकल्स डेविएट कर रहा था वो इसलिए कर रहा था क्योंकि एटम का जो सेंटर पे ना एक चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, उसी पॉजिटिव चार्ज के कारण अल्फा पार्टिकल्स 0.1% अल्फा पार्टिकल्स डेविएट कर रहा था। ये दूसरा कंक्लूजन था। तीसरा कि वो जो 0.1% अल्फा पार्टिकल्स था उसमें से कुछ लार्ज एंगल के साथ कुछ स्मॉल एंगल के साथ डेविएट कर रहा था। तो वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसका जो साइज है ना, वो जो पॉजिटिव चार्ज जो सेंटर पे है एटम का, उसका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा ही छोटा है कंपेयर टू एटम। इतना ज़्यादा छोटा, सोचिए। वही बात है, साइज ऑफ पॉजिटिव चार्ज compared to size of atom is very very small, so alpha particles deviated with large and small angle। तो यही तीन कंक्लूजन था। अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो मॉडल था वो क्या है। इसका जो मॉडल था, वैसे हाँ, ड्रॉबैक्स बताना बचा हुआ है। ये जो मेरे जोसेफ जोसेफ जॉन थॉमसन थे, उसका ड्रॉबैक आपको बता दे। तो जोसेफ जॉन थॉमसन का क्या कहना था? जोसेफ जॉन थॉमसन का यही कहना था ना कि पूरा पूरी जो स्पेयर होगा, एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, कहीं कहीं पर नेगेटिव चार्ज है। यही बोला था वो। अगर एटम पॉजिटिव चार्ज का स्पेयर होता और कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन होता, तो आप हमको इतना बताइए, ये जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या है? टू प्रोटॉन है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज्ड है। ये जो पार्टिकल्स क्या है? पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स है। और ये पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स जो है स्मूथली इस गोल्ड फॉइल के आर पार हो रहा है। इस ये एटम है, पता होगा आपको, इस एटम के स्मूथली आर पार हो रहा है। अब उसका कहना था कि ये जो एटम है ना, ये पूरा पूरी आपको दिखा दे कि ये मान लीजिए एक एटम है, तो इसका ये पूरा एरिया जिसको हम कलर किए, ये पूरा एरिया में पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर इसका पूरा एरिया में पॉजिटिव चार्ज होता, तो ये जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो इसके थ्रू पास कैसे हो पाता, आर पार हो कैसे पाता? नहीं हो पाता ना। क्यों? क्योंकि एक बेसिक बात है जो कि सबको मालूम होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बात है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल्स है, अगर दोनों चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो डेफिनेटली एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये चार्ज पार्टिकल्स का भी चार्ज पॉजिटिव है, इस एटम का भी चार्ज पॉजिटिव है, तो ये इसके तरफ थोड़ी आएगा, इसको तो दूर चले जाना चाहिए ना। ये आर पार हो गया। इसका मतलब ये जो कहना था उसका कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, वो बात गलत था, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका मनगढ़ंत कहानी था। अब जो सच है वो हम बताएंगे, हम अपना मॉडल देंगे, उसमें बताएंगे, हम नहीं कह रहे ऐसा रदरफोर्ड का कहना था। समझ में आ गया कहाँ पर गलती कर दिया था जोसेफ जॉन थॉमसन ने? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। क्योंकि उसका एटॉमिक मॉडल को तो ये धज्जी धज्जी कर दिया, उड़ा दिया, कुछ बचा ही नहीं उसका मॉडल में। तो अब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि एक मॉडल दे पूरे संसार को, दुनिया को। तो इन्होंने भी एक मॉडल दिया जिसका नाम पड़ा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो चलिए हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कैसा था और क्या था। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, चलिए उसको देखते हैं। तो बेसिकली रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया। पता है क्यों दिया? सबको मालूम है, क्योंकि जोसेफ जॉन थॉमसन का मॉडल को बर्बाद किया था। तो उसका पहला जो बात था वो क्या था कि देयर इज समथिंग विच इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड एट द सेंटर ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। उसका कहना था कि एटम के बीच में उसका सेंटर पे एक बहुत छोटा और बहुत हार्ड चीज़ है, एक छोटा और बहुत हार्ड चीज़ है, उसी को हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोला? एक एटम है, एटम के अंदर, ये मान लीजिए एटम है, तो एटम के सेंटर पे एक छोटा और बहुत डेंस चीज़, सॉरी एक छोटा और बहुत हार्ड चीज़ है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे, पहला। दूसरा बात कि इन न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्यू, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ही पॉजिटिव चार्ज रहता है। तीसरा बात क्या बोला उन्होंने? तीसरा बात बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम इन एटम। एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो सेम होगा, इसीलिए एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम इन एटम, दैट्स व्हाई द एटम इज न्यूट्रल। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या है उसका? चौथा पॉइंट है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो एटम के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन क्लोज सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम विथ एक्सेलरेटेड मोशन। ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस आपको पता है बीच में होता है, यहाँ बताए थे, सेंटर ऑफ द एटम होता है।
तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी बात पता चल गई हमको। तो इस न्यूक्लियस के अराउंड ना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। ये चौथा बात में यही बोला इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहता है क्लोज सर्कुलर पाथ में। क्लोज सर्कुलर पाथ, ये गोला जिसको हम लोग सर्कुलर ऑर्बिट बोलते हैं, तो ये क्लोज सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहता है, चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है न्यूक्लियस का। ओके, ऐसा कहना था। समझ में आ गया रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल? फिर से बताते हैं। इसका पहला बात था कि भैया एटम की सेंटर पे ना एक बहुत डेंस और हार्ड चीज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, उसके बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के भीतर होता है, उसके अंदर होता है। तीसरा बात में उन्होंने क्या कहा कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एटम के अंदर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा, तभी जाकर एटम न्यूट्रल होगा। और चौथा बात क्या बोला उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस की चारों ओर चक्कर लगाता है। ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस की चारों ओर चक्कर लगाता है एक्सेलरेटेड मोशन के साथ। कैसा मोशन? एक्सेलरेटेड मोशन। जिसको नहीं मालूम एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है उसे मैं बता दूं, ऐसा मोशन जिसमें स्पीड जो है ना, स्पीड वो निरंतर बढ़ते रहता है, मतलब स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज होते रहता है या ग्रेजुअली डिक्रीज होते रहता है। जब भी स्पीड कोई भी चीज का ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे इंक्रीज होते रहे या धीरे धीरे डिक्रीज होते रहे, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है एक्सेलरेटेड मोशन के साथ। ये कहना था इसका। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट